से हमारी महिलाएं, बेटियों की सुरक्षा से जुड़ी हुई कोलकाता की तो हम बात कर ही रहे हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ विभत्स मामले से देश भर के डॉक्टर सड़कों पर उतरे हैं। कल ही महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 बच्चियों से दुष्कर्म में लोगों ने ट्रेन को जाम कर दिया था, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। तो आज राजस्थान और छत्तीसगढ़ से भी बलात्कार, शोषण के मामले सामने आए हैं। उदयपुर, जोधपुर, रायगढ़, अकोला शहरों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है, जहां बेटियों, बच्चियों पर जुल्म हो रहा है। लोगों को न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में तो ऐसे बढ़ते मामलों को देखते हुए विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। 24 अगस्त को महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया हुआ है। उधर हम देख सकते हैं ये तस्वीरें जिस तरह से आ रही हैं। महाराष्ट्र में बहुत लोग सड़कों पर उतरे हैं, विरोध में जिस तरह से घटनाएं बढ़ी हैं। ये अब हम कोलकाता का रुख कर रहे हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह से भयावह मामला सामने आया है, डॉक्टर्स प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कर ही रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। और आइए अब हम सीधे चलते हैं अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से सीबीआई की जांच ने गति पकड़ी है, लगातार तमाम डिटेल्स आ रही हैं। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह रास्ते में हैं, कोलकाता जल्द पहुंचेंगे। मुकेश, ज़रा बताइए और क्या डिटेल्स मिली है? सीबीआई की जांच जो है, क्या आपको जानकारियां मिल रही हैं? मुकेश, मैं आपको रोकती हूँ, मैं आपको रोकूंगी, दोबारा आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, कोलकाता की तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन, आम लोग, जन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से कानून की अनदेखी हुई, कोताही जो देखने को मिली, वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों इस मामले में इतनी ढील दी गई, ये सवाल हैं। और जिस तरह से ढिलाई हुई उसके बाद सीबीआई ने मामले की जांच कर रही है। और जानकारियां हमें बताई जा रही हैं कि जो डायरेक्टर थे संजय घोष मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के, उनसे लगातार 3 दिन से पूछताछ हो रही है, कई घंटे पूछताछ हो रही है। आज उनका मोबाइल और जो ऑफिशियल गाड़ी थी उसको सीज कर लिया गया है। कोशिश करते हैं हम अपने सहयोगी मुकेश से बात करने की, जो रास्ते में हैं, कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है। तो उन्होंने हमें कई जानकारियां दे रहे हैं मुकेश, जिस तरह से जांच बढ़ रही है। दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। तमाम राजनीतिक दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले ने तूल पकड़ा हुआ है और ऐसे ही मामले हम देख रहे हैं कि अपने अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहे हैं। चिंता की बात महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है। क्यों है एक समाज के तौर पर ऐसे मामले, भयावह मामले सामने आ रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ मामले सामने आ रहे हैं। हमने कई और लोगों से बात करने की कोशिश की है, वो भी आपको दिखाएंगे। मुकेश हमारे साथ फोन पर हैं। जी मुकेश, क्या और डिटेल्स मिली हैं आपको? देखिए, इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि जो आरजे कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं, उनसे लगातार 6वें दिन पूछताछ चल रही है। कुछ देर पहले सीबीआई ने उनकी जो सरकारी गाड़ी है उसकी भी जांच की है और काफी बारीकी से उस गाड़ी की जांच की गई है। उनका मोबाइल फोन जो है वो सीज कर लिया गया है और उनसे लगातार 60 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं, उनसे पूछताछ जारी है। उन पर जो एलिगेशन है वो यही है कि घटना के बाद उन्होंने जो मृतक लड़की है उसके परिवार को काफी देर से जानकारी दी और जब वो मेडिकल कॉलेज पहुंची तब उनसे ये कहा गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। यहाँ तक कि जो कोलकाता पुलिस है उसको भी करीब 4 से 5 घंटे बाद जानकारी दी गई और जब मृतक लड़की के परिवार ने कहा कि उनको अपनी बेटी का शव देखना है तो दोपहर में 3 बजे उनका शव दिखाया गया और शव देख के उनको मालूम चला कि उनकी बेटी की हत्या हुई है, क्योंकि चोट के बहुत सारे निशान थे। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में 20 घंटे बाद केस दर्ज किया। तो निश्चित तौर पर जो संजीव घोष हैं उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सबूतों के साथ छेड़खानी की, सबूत नष्ट किए और जो पूरा क्राइम सीन था वो बर्बाद, क्योंकि उसमें बारी बारी से पता नहीं कितने लोग वहां पर अंदर गए, जिससे कि बहुत सारे लोगों के फुटप्रिंट मौका वारदात से मिले हैं।
तो इसीलिए सीबीआई उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और हो सकता है कि उनको बहुत जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाए। वहीं तो ये जो बड़ी बात आरोपी आप बता रहे हैं, छवि आप ये अहमद बड़ी बात बता रहे हैं मुकेश कि जो वहाँ के प्रमुख हैं जिनसे पूछताछ कर रही है मिस्टर घोष, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो आप इस समय बता रहे हैं। साथ ही जो डायरी को लेकर उस डॉक्टर की डायरी मिली, वो मेडिकल में मेडिसिन में गोल्ड लाना चाह रही थी, अपने माता पिता की मदद हमेशा करते रहना चाह रही थी, उनके एक निजी जीवन का पहलू भी सामने आया, वो भी बहुत दुखदाई है जो अब धीरे धीरे डिटेल्स आ रही हैं सामने। तो अब मुकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए थे, वो जानकारी हमें दे रहे थे। और जिस तरह से पूछताछ लगातार 3 दिन से हो रही है, जो निदेशक हैं कार के संजय घोष, उनको बताया जा रहा है गिरफ्तार किया जा सकता है। ये मुकेश ने अहम जानकारी हमें दी है और लगातार इस पर हम आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें जो हमने मसला उठाया है, उधर महाराष्ट्र के अकोला में 6 छात्रों से छेड़छाड़ करने और अश्लील वीडियो दिखाने के आरोप में स्कूल के एक शिक्षक प्रमोद सरदार को गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार को पीड़ित छात्रों के बयान भी दर्ज किए गए। आरोपी शिक्षक पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 और 75 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि वो पिछले 4 महीने से स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को अश्लील वीडियो दिखा रहा था। जब घर वालों की उसकी जानकारी मिली तो उन्होंने थाने में शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। देखिए, जो घटना हुई वो बहुत चिंताजनक है और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर इस राज्य में इन क्राइसिस मोड, और मैं इस सरकार का खंडन करती हूँ, निषेध करती हूँ। और महाराष्ट्र में क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार का डेटा कहता है कि महाराष्ट्र में क्राइम बढ़ा जा रहा है। मैं सरकार को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को विनती करती हूँ कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट जो उन्होंने कहा है, लेकिन ऐसी एक घटना आगे फिर ना हो, इसलिए पुलिस को ज़्यादा आपने अलर्ट रखना चाहिए। और ऊपर से जो मेरी सिक्योरिटी है, मैंने उनको विनती की है कि आपके पुलिस फोर्स कम हो तो प्लीज़ मेरी आप सिक्योरिटी निकाल लीजिए, लेकिन ये जो घटना हमारे बच्चियों के साथ हो रही है वो होनी नहीं चाहिए। और मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए जुड़ गई हैं। रवीना, कोलकाता से लेकर बदलापुर तक डॉक्टर्स, बच्चियों के शोषण, बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। लगता है हो क्या गया है हमारे समाज में, क्या हो रहा है? जी, जहाँ तक के देखा जाए तो कुछ ऐसे लगता है, वाकई जो कलयुग की हैवानियत की बात होती थी, आजकल तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि चलो इंसान से इंसान तक आजकल तो जानवरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो मुझे तो ये बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है, किस किस तरीके की डिग्रेडेशन हो गई है एक ह्यूमैनिटी की। बिल्कुल रवीना, 2012 में निर्भया का मामला सामने आया था। एक कानून भी बना था, कहा गया था बड़ा सख्त कानून है, लोगों में डर आएगा, लेकिन शायद लगता है डर भी नहीं है कानून का। जी, ये सही कहा आपने कि ऐसे लगता है कि कानून का डर नहीं है। जितने क्रिमिनल्स हैं, जितने रेपिस्ट हैं, कहीं ना कहीं उनको शायद अपने जहन में ये लगता है, अरे हम तो छूट जाएंगे। एंड वर्स्ट इज के अगर मोस्टली ये जो मर्डर में हो जाता है कि विटनेस को नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो हम ट्रबल में आ जाएंगे। दैट इज अगेन द वर्स्ट थिंग। मतलब एक क्राइम से दूसरा और भी भयानक क्राइम कमिट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आई फील के जो हमारी कोर्ट्स हैं, जो हमारे लॉ गिवर्स हैं, जो हमारे अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं, कहीं ना कहीं उनको अब ठान लेनी चाहिए कि लिटरली इनफ इज इनफ। हम कब से यही दौर आ रहे हैं। और आज मुझे बल्कि बहुत ही अच्छा लगा जिस तरीके से हमारे चीफ जस्टिस जी ने, DY चंद्रचूड़ जी ने कहा कि क्या हम एक और रेप और मर्डर का वेट करेंगे तभी हम एक्शन लेंगे? हम क्यों नहीं ले रहे हैं ऐसा? हम क्यों नहीं ग्राउंड ब्रेकिंग लॉज जो हैं उनको एक इट्स टाइम फॉर अ क्विक चेंज। आप आज भी देख रही हैं कि जो अजमेर रेप केस और एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल का केस था, आज 32 इयर्स के बाद, 32 सालों के बाद
आज वो केस को, आज उनको अंडर पॉस्को एक्ट डाला गया है। तो इट टेक्स 32 years फॉर अस टू गेट जस्टिस। आई मीन, ये तो मजाक है ना। तो फिर कौन डरेगा उससे? वो तो अपनी जिंदगी सारे जी रहे थे। बिल्कुल, जैसे रवीना आपने कहा कि जो हमारे समाज के सशक्त लोग हैं उनको ठान लेना चाहिए कि ये मसला बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर लगातार बोलना चाहिए। आपने हमारे चीफ जस्टिस की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया और जिस तरह से ये मामला बढ़ा है, आपको बता दूं आज हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे मध्य प्रदेश में जो महिला आयोग है 2018 से वहाँ पे वो है ही नहीं, एक तरह से है ही नहीं कोई हेड। वहाँ पे 50,000 मामले लंबित पड़े हैं, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है वहाँ पर मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। तो ये बदलाव कैसे आएगा? जो इच्छा शक्ति है हमारे समाज के प्रबल लोगों में कैसे आए? हम यहाँ पर ये मसले उठा सकते हैं, लेकिन जिनकी लोग सुनते हैं उनको इस मामले को उठाना पड़ेगा। देखिए, जहां तक कि मैं समझती हूँ, आज तक जो हम सुनते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जहां रेप होता है तो कहीं ना कहीं जो विक्टिम शेमिंग होती है, चाहे वो हमारी फीमेल पॉलिटिशियंस हो या हमारे मेल पॉलिटिशियंस हो या हमारे अधिकारी हो या हमारे नेता हो, जो भी हो, कहीं ना कहीं वो बोलते हैं, अरे 9 बजे रात को, मुझे आज भी याद है, मैं बहुत छोटी थी और बेंगलुरु के पार्क में, आई थिंक कुबोन पार्क में एक रेप हुआ था। तो प्रश्न उस समय के होम मिनिस्टर जी ने ये पूछा था कर्नाटका के, कि वो महिला रात को 9 बजे टेनिस खेलने क्यों गई। आज कोलकाता में सुन रहे हैं कि जो फीमेल डॉक्टर्स हैं और जो जितने कर्मचारी हैं, उनको बोला गया है, महिलाओं को, कि आप अब सिर्फ 12 घंटे काम कर सकती हैं। तो ये हर बार औरतों के ऊपर क्यों आ जाता है कि आप जीन्स, आप ऐसी कपड़े मत पहनिए। तो क्या वो 6 महीने की बच्ची जो रेप हो जाती है, उसने क्या प्रोवोकेटिव कपड़े पहने थे? तो ये बातें तो मुझे समझ में नहीं आती। तो जब तक ये माइंडसेट नहीं चेंज होता है, तब तक ये लोग तो ऐसे ही फॉलो करते जाएंगे। अवेयरनेस कैसे बढ़ेगी? आप जागरूकता लोगों में कैसे लाओगे? अगर आप ही ऐसे बातें करोगे और आप ही अगर विक्टिम को ब्लेम करोगे, आप ही औरतों को रोकोगे, आप ही औरतों को बड़े बड़े चादरों में लपेट के रखोगे, तो फिर माइंडसेट चेंज होगा कैसे? बिल्कुल, यही सबसे महत्वपूर्ण है, माइंडसेट कैसे बदलेगा। शायद हमारे समाज में जो हम कहते हैं, अपने बेटियों को कहते हैं कि आप कपड़े ना पहने, हमें अपने बेटों को सिखाना है। हमें अपने दादा दादी, नाना नानी को जो बेटों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उनको समझाना है कि आप भी अब एक परिवार में जो पितृसत्तात्मक सोच है उसमें एक बदलाव की ज़रूरत है। तो शायद हमें समाज को ही एक बार फिर से सोचना होगा और ये बदलाव लाना होगा। देखिए, एक तो जो हमारे हिंदुस्तान में अमेलगमेशन ऑफ कल्चर्स हैं, काफी कल्चर्स में पेट्रियार्किज्म बहुत ही स्ट्रांग है। जो वो व्यू पॉइंट को चेंज करना, उनके रिलीजियस बिलीफ्स को चेंज करना, फलाना डिमका, तो क्या होता है जब वो ज्यादा फैलने लगता है, तो वो जो नॉर्मल जैसे एजुकेटेड लिटरेट लोग हैं, जो प्रोग्रेसिव औरतों के बारे में बात करते हैं कि औरतों का कोई लिमिट नहीं है, वो आज कुछ भी कर सकती हैं, उनके ऊपर भी वो प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो जो पेट्रियार्कल सिस्टम्स हैं, उनमें जो जो फैमिलीज के जो पेट्रियार्कल सिस्टम्स हैं, उनके बच्चे जो हैं वो ऐसे ही उनकी परवरिश होती है कि अगर लड़की जीन्स पहनी है तो वो बहुत ही चालू है, तुम कुछ भी कर सकते हो उसके साथ, और जो लड़की शलवार कमीज पहनी है, तुम सिर्फ उसका रिस्पेक्ट करोगे। तो ये जो एक माइंडसेट है, आप सही कह रही है, जो हमारी औरतें भी हैं, उनको भी ये माइंडसेट चेंज करके अपने बेटों को सिखाना पड़ेगा कि जो तुम्हारे क्लासमेट है, जो तुम्हारी साथ में जो कर्मचारी है, जो तुम्हारी कोलीग है, जो तुम्हारे साथ काम करती है, जो जो तुम्हारे साथ सड़क पे या तुम्हारे बगल में बस में या ट्रेन में बैठी है, वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उसकी सुरक्षा भी करना तुम्हारा भी एक फर्ज बनता है, और किसी का भी। हम तो बोलते हैं जो भी अबला हो, चाहे बच्चे हो या औरतें हो। और अब जहां जहां देखेंगी दुनिया में, जहां वॉर है, जहां लड़ाई है, जहां दंगे फसाते, पहले औरतें सफर करती हैं और बच्चे। इट्स ऑलवेज द चिल्ड्रन एंड विमेन हु आर अफेक्टेड द मोस्ट विद वायलेंस। एंड ये मैं आज से नहीं, मैं बहुत सालों से बोलती आ रही हूँ। मैंने 2017 में एक फिल्म बनाई थी, मात्र। आप अगर वो फिल्म देखेंगी, उसमें हमने यही बताया था कि हाईवे पे एक माँ बेटी जा रही है,
दिल्ली गुड़गांव के अगल बगल जो हाईवे है, और वहां पे उन दोनों माँ बेटी का रेप हो जाता है। हम लोग ने ये शूटिंग खत्म की थी करीब मार्च अप्रैल में, और हम बॉम्बे आए थे। हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन का काम कर रहे थे उस पे, फिल्म पे। एंड आप यकीन नहीं मानेंगी, इन अगस्त एंड आई थिंक जुलाई अगस्त देयर वाज अनदर रेप ऑफ अ मदर डॉटर, जो हाईवे पे एक गैंग ने मदर डॉटर की उनके फैमिली के सामने रेप की है। एंड अखबारों में हम लोग देख के चौंक गए कि हम लोग जो फिल्म बना रहे थे, अब तक जो रिलीज भी नहीं हुई है, वाकई में 3 महीने पहले ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है। मतलब इतना भयानक हो गया है सिचुएशन। बिल्कुल प्रवीणा, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि हमारे समाज में एक तरह से इस अन्याय जो हो रहा है उसकी गूंज गूंजेगी और कुछ सुधार होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तस्वीरें आई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंचे हैं। कोई भारतीय प्रधानमंत्री 45 साल बाद वॉर्सो पोलैंड पहुंचे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। भारतीय मूल के जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो भी उनका स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके बाद यूक्रेन जाएंगे, लेकिन पहले पोलैंड में है प्रधानमंत्री। और अब वापस लौटते हैं, हम खबर दिखा रहे हैं आपको। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि हम महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बात कर रहे हैं आज, उस पर हमारा फोकस रहा है। तो महिलाओं को मजबूत बनाने, उनके हितों की देखभाल, उनका संरक्षण करने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, अपराधों पर त्वरित कार्रवाई वाला जो महिला आयोग है मध्य प्रदेश में सालों से बंद है। 50,000 से ज़्यादा शिकायतें लंबित है, लेकिन फिक्र किसी को नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी सरकार गिरने के ठीक पहले कांग्रेस नेता शोभा आहूजा को मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया था, सदस्य भी नियुक्त किए थे। मगर शिवराज सिंह सरकार जो 15 साल यहां पर रही, इन नियुक्तियों को असंवैधानिक बताते हुए इसे रोक दिया। नतीजा ये हुआ कि आयोग को मिलने वाली महिलाओं की शिकायतें सुनने के लिए 2020 से सदस्यों की संयुक्त बेंच नहीं बैठी है। आयोग में औसतन हर साल 3,000 शिकायतें आती हैं। आज की तारीख में हजारों अर्जियां लंबित हैं, 50,000 से ज़्यादा। बहरहाल ये जानकारी है। और सीमा समृद्धि वरिष्ठ वकील एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। हाथरस के मामले में ये इन्होंने पैरवी की थी। सीमा, हमारे साथ आप आज जुड़ी हैं। एक बार फिर जब महिलाओं का शोषण होता है, अत्याचार होता है, हम आपसे जुड़ते हैं और आप हमें ज़मीन की हकीकत बताती हैं। कोलकाता का जो मामला है उससे पूरा देश, डॉक्टर्स एक तरह से हैरान है, सकते में परेशान है। लेकिन अकोला का, बदलापुर का, जोधपुर से, उदयपुर से तमाम मामले लगातार सामने आ रहे हैं। रायगढ़ से छत्तीसगढ़ में यही सवाल, यही परेशानी कि क्या हो रहा है, क्या कानून का बिल्कुल डर नहीं है, क्या जो इसमें सज़ा होती है, कन्विक्शन रेट जो बहुत कम है, वो क्या इसके लिए जिम्मेदार है? आप क्या समझाएंगे हमें, बताइए। जी, थैंक यू सो मच निधि मैम। एक्चुअली आपने अभी बताया ना कि कन्विक्शन रेट, एक तो कन्विक्शन रेट कम है, तो जो 30 से कभी 33% है, तो मैम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि जो 70% एक्यूज्ड हैं, जो अपराधी हैं, वो कहाँ हैं? क्योंकि उनको तो सजा नहीं दी गई है, वो बेल पर हमारे आपके बीच में समाज में घूम रहे हैं। लोगों के अंदर डर नहीं है, उन अपराधियों के अंदर डर नहीं है। जब ये निर्भया के साथ अपराध हुआ था तो पूरा देश इसी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा था जैसे आज अभया के साथ कोलकाता की बेटी के साथ करा। लेकिन अगर हम विमेन सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें तो उसी जगह पर हम आज भी खड़े हुए हैं। ना कन्विक्शन रेट बढ़ा है, ना लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है, ना हमारी बेटियां वर्क प्लेस पर सेफ सिक्योर हुई हैं, ना घर की चार दीवारी में सेफ सिक्योर हुई है, ना कहीं किसी भी जगह पर हम ये नहीं कह सकते कि इस प्लेस पर मेरी बेटी सेफ है। तो मैम एक सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि आखिर फिर हम काम कहां कर रहे हैं? जो हम कानून बना रहे हैं वो उस कानून का डर क्यों नहीं है? क्योंकि उनका इम्प्लीमेंटेशन समय पर नहीं है। अगर एक रेप लॉ है तो उसमें एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में ही करीब लग जा रहा है
1-1 साल, 5-6 महीने, फिर उस ट्रायल को लग जा रहे हैं 4-5 साल। हाई कोर्ट में मैटर जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, 10-10 साल, 5-5 साल में मैटर डिसाइड हो रहे हैं। तो लोगों के अंदर कानून का डर नहीं है। एक तो मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही से इम्प्लीमेंटेशन हो, टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक कोर्ट हो। दूसरा कि ठीक है, जब किसी बेटी के साथ अपराध हो गया तो उस बेटी के जस्टिस के लिए, उस अपराधियों को सजा दिलाने के लिए तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन समाज में बदलाव आए मानसिकता में, जिससे कि लोगों में डर पैदा हो, वो प्रिवेंटिव मेजर्स तो पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं। कि जो भी अपराध स्कूल में हो रहे हैं, जो अभी बदलापुर में हुआ, 4 साल की बच्ची है, वो 2 बेटियां हैं। अब वो माइंडसेट जो अपराधी है उसका क्या है, वो ऐसा सोच क्यों रहा है, और वो माइंडसेट को बल कहां से मिल रहा है, उनके अंदर डर क्यों नहीं है? क्या हम सोसाइटी में, परिवार के अंदर जो अपब्रिंगिंग कर रहे हैं बेटा बेटी की, उसमें ही हमारे अपब्रिंगिंग में खामियां हैं क्या? एज ए सोसाइटी जहां पर हमारे बच्चे खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या वो एकदम मेल पर्सन एकदम इतना फेयरलेस है कि वो कुछ भी करेगा? उस पर कोई कार्रवाई होगी भी तो इतना लेंथी कार्रवाई है कि वो इजीली सोचता है कि कुछ नहीं सरकार बिगाड़ सकती, हमारा सिस्टम हमारा कुछ नहीं कर सकता। और फिर मैम उसके बाद आ जाता है इस तरीके का सपोर्ट, जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ। आज सोचिए, जो घोष है उसे कॉलेज का प्रिंसिपल, जबकि उन पर पहले दिन ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए ना, कि आप उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, फिर 12 घंटे बाद एफआईआर कैसे हो रही है? आपने ये डिले क्यों किया? आपकी एज ए प्रिंसिपल ये जिम्मेदारी थी। बिल्कुल, सीमा। अगर वो सस्पेंड होते तो शायद इस तरीके की चीजें नहीं होती मैम। संक्षेप में क्या करना चाहिए आप, क्योंकि आप ऐसे केसेस को डील करती हैं, निर्भया को आपने डील करा, हाथरस आपने देखा, आपको क्या लगता है संक्षेप में क्या, क्योंकि निर्भया फंड भी हम जितनी बारी सर्च मारते हैं ये भी देखते हैं कि निर्भया फंड का भी प्रयोग नहीं हो रहा है ना, तो आपका संक्षेप में जरा बताइए क्या किया जा सकता है कानून के लिहाज से ही, आप हमें समझा दीजिए क्या किया जा सकता है। देखिए मैम, हमारे पास कानून बहुत स्ट्रिक्ट हैं जी। और भी उनमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है, लेकिन पॉलिटिकल विल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव विल पावर, पुलिस रिफॉर्म एंड जुडिशियल रिफॉर्म, ये सारी चीजें, और उसके अलावा सोसाइटी में जो माइंडसेट है उस पर चेंज करने के लिए एक एटलीस्ट महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम तो हमें देश की 50% आबादी को देना ही चाहिए, जिसमें कलेक्टिवली सब वर्क करें तो हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में राजनीति के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, पुलिस रिफॉर्म्स की जो बात की जा रही है अरसे से, इन सब चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत है, और समाज अगर साथ आ जाए तो ये संभव है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी के जो गहरे बरपा है, नवगछिया के इस्माइलपुर के बिनटोली में गंगा नदी पर करोड़ों रुपए के लागत से बना बांध ध्वस्त हो गया है। लगभग 100 फीट बांध कटकर गंगा जी में समा गया है। बांध के टूटने से कई गांव में बाढ़ आ गई है, घर पानी के तेज बहाव में बह गए हैं, खेत खलिहान सब पानी में डूब गए हैं। लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। ग्रामीणों में इसको लेकर आक्रोश है। उनका कहना है कि कटाव रोधी कार्य मानक के अनुसार नहीं हुआ है। फिलहाल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। और बात त्रिपुरा की, बाढ़ की वजह से त्रिपुरा में हालात गंभीर हो गए हैं। त्रिपुरा में बाढ़ की वजह से अब तक 7 लोगों की मौत हो गई। तकरीबन 6000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। एनडीआरएफ और असम राइफल्स की टीम्स बचाव में लगी हैं। त्रिपुरा सरकार ने और एनडीआरएफ टीम्स की मांग की है। त्रिपुरा के लिए मौसम विभाग ने नई चेतावनियां भी जारी की हैं। बहुत गंभीर है अभी पानी के, यहाँ पर बहुत सा आदमी बहुत तकलीफ में है। सामान भी नष्ट हो रहा है, निकाल भी नहीं सक रहा है, और जो घर में है वो भी अपने आप जान लेकर निकल रहा है। और स्कूल में लोग रह रहे हैं। हाँ, स्कूल में भी लोग है, वहाँ भीड़ भी है। ये तो मैंने कल परसों तो पानी भर रहा था, कल में किसी के घर में पानी नहीं था, आज
रात से सबके घर में पानी ढुक रहा है। बारिश तो कल दिन में नहीं था, कल रात में ज्यादा बारिश हुआ और कल पानी का बहाव भी थोड़ा कम था, लेकिन रातों रात पानी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग अंदर भी फंसे हुए हैं और अपना घर छोड़ के नहीं निकल रहे हैं। बाकी सब सामान भी ऊपर ऊपर उठाए हैं। दिक्कत है सबको, खाना वाना का भी दिक्कत है, ये सभी चीज का दिक्कत। कहाँ रह रहे हैं लोग कुछ लोग तो गाड़ी में अपना घर बनाए, जो लेबर लोग हैं वो अपना गाड़ी में घर उर बनाए, और बाकी कुछ लोग जो है वो मतलब ऐसे आसपास के स्कूलों में गए हैं। स्कूल का हाल भी बहुत खराब है, एक छोटा छोटा स्पेस लेके सब कोई बैठा है। खाने वाने का दिक्कत अभी भी शायद है, नहीं है क्या पता नहीं मेरे को। इधर हर लोग का घर में पानी डूब गया है। वो सभी लाल स्कूल है पीछे है, वहाँ जा रहा है कुछ लोग हिंदू स्कूल प्रगति स्कूल में जा रहा है। कुछ आस पड़ोस के साइड में कोई गाड़ी का तिरपाल बांध के उसमें सो रहा है, समय गुजार रहा है। कितने दिन से ये हालत? एक 2-3 दिन से हालत है। और यहाँ के हालात पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रतिनदीप चौधरी। त्रिपुरा में जो बाढ़ आई है उसमें सुधार होता नहीं दिख रहा है, बल्कि स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की और त्रिपुरा सरकार ने केंद्र को ये कहा है कि एनडीआरएफ के और भी टीम्स उनको चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पिछले 3 दिनों से भारी बारिश के कारण राज्य के लगभग हर जिले में अब जो बाढ़ आई है उसमें बहुत लोग फंसे हुए हैं। लगभग 6000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, 7 लोगों की मरने की खबर है, कुछ लोग मिसिंग भी हैं, तो ये डेथ टोल और भी आगे बढ़ सकता है। और इसके साथ साथ अब जो खबर आ रही है अरुणाचल प्रदेश और असम से अब एनडीआरएफ की टुकड़ियां त्रिपुरा के लिए रवाना हो गई है। असम राइफल्स अब जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और एनडीआरएफ को वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रही है। इसके साथ साथ सरकारी सूत्रों के मुताबिक आर्मी को भी स्टैंड बाय पे रखा गया है, अगर जरूरत पड़े तो आर्मी की भी मदद ली जाएगी। इंडियन एयरफोर्स के जो चॉपर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो एनडीआरएफ के टीमों को त्रिपुरा जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए वो भी तैयार है। तो एक तरह से सेंटर और स्टेट की कोऑर्डिनेशन के बीच अब ये रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन त्रिपुरा में चल रहा है। और मेट डिपार्टमेंट के सूत्रों से जो खबर हमें मिल रही है कि रेड अलर्ट अभी भी जारी है त्रिपुरा के लिए, क्योंकि और भी बारिश होने के आसार हैं। और इसके साथ साथ रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो गुवाहाटी में है मेट डिपार्टमेंट का, आईएमडी का, उसके जो डेटा हमारे पास एनडीटीवी के पास उपलब्ध है उससे ये पता चलता है कि पिछले 24 घंटों में त्रिपुरा में 1200% से भी ज़्यादा जो अबव नॉर्मल बारिश हुई है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है, शायद एक रिकॉर्ड बारिश हुई है, और जिसके कारण पूरी तरह से इनंडेशन हो चुका है। कुछ कुछ इलाकों में जहां पे पिछले 40 सालों में बाढ़ नहीं आई थी वहां पे बाढ़ हुई है। वहां पे जो डैम्स हैं उनको 30 साल बाद खोला गया है। तो इस तरह की एक परिस्थिति वहां पे बन गई है, और इस परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार मदद कर रही है, मगर जो सामान्य जीवन है वो पूरी तरह से बिखर चुका है। जो नेशनल हाईवे है त्रिपुरा को असम से जोड़ती है, वहां पे बहुत जगह पे पानी भराव के कारण यातायात नहीं हो पा रहा है। ट्रेन लाइन अभी भी खुली है, और इसी तरह अब त्रिपुरा केंद्र सरकार की मदद से ये जो परिस्थिति है इससे जूझने के लिए कोशिश कर रहा है। बात अब कर्नाटक की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत पर सीधा निशाना साधा है। राज्यपाल ने सिद्धरामैया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी। इससे सिद्धरामैया ने राज्यपाल से पूछा है कि बीजेपी के 3 मंत्री और एनडीए नेता केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा चलाने की इजाज़त मांगी, जो राज्यपाल ने अब तक नहीं दी है। लेकिन उनके मामले में एक निजी शिकायत पर राज्यपाल ने इजाज़त क्यों दे दी? कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का राज्यपाल थावरचंद गहलोत से सीधा सवाल। मौजूदा केंद्रीय मंत्री और एनडीए नेता एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ अवैध खनन मामले में मुकदमा चलाने की इजाजत लोकायुक्त पुलिस ने 2 बार मांगी, लेकिन राज्यपाल ने इजाजत नहीं दी। आखिर क्यों? मुरुगेश निरानी, शशिकला जोले और जनार्दन रेड्डी के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने राज्यपाल से मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी है, लेकिन अब तक राज्यपाल ने फैसला नहीं लिया है। क्यों? क्या इसलिए क्योंकि ये तीनों बीजेपी नेता हैं और बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्री? श्री साई ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮಿನರಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ
साई वेंकटमेश्वर मिनरल्स के संबंध में वर्ष 2023 में लोकायुक्त ने एचडीके के लिए राज्यपाल से अभियोजन की अनुमति मांगी थी। कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब एक बार फिर अनुमति मांगी गई है। कुमारस्वामी और सिद्धरमैया के बीच पुरानी तलखी है। ऐसे में कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री की नीयत पर ही सवाल उठा दिए। लोकायुक्त को जांच करने का आदेश मैंने ही दिया था। राजकोष को एक भी रुपए का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जिस माइनिंग एरिया की बात की जा रही है वो किसी को भी अब तक अलॉट नहीं किया गया है। मैं हमेशा कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोलता रहा हूं, इसीलिए ये लोग मुझे राजनीतिक तौर पर हाशिए पर लाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत के उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों के तहत मुकदमा चलाने के फैसले को चुनौती दी है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को अगले आदेश तक टाल दिया जाए। यानी अब हाईकोर्ट ही तय करेगा कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत का फैसला सही है या नहीं। लेकिन जब तक कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता है, तब तक राज्यपाल के फैसलों को लेकर राजनीति होती रहेगी। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के हाजीपुर में अपराधियों ने घर में घुसकर वार्ड पार्षद पंकज राय की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। पंकज राय वार्ड 5 के पार्षद थे, पहली बार वार्ड पार्षद बने थे। पंकज राय अपने घर के पास एक कपड़े की दुकान पर बैठे हुए थे और इसी दौरान एक बाइक पर आए 3 बदमाशों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। बचने के लिए जब पंकज राय अपने घर की ओर गए तो बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मार दी। बदमाशों ने पंकज राय को 3 गोली मारी। स्थानीय लोगों की मदद से परिवार वालों ने आनन फानन में सदर अस्पताल उनको ले गए। डॉक्टर्स ने जांच के बाद उनको मृत घोषित कर दिया। और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।